हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे हैं सभी? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे हैं तो, है ना। चैप्टर 39, और आज हम उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है भाई। हाँ, छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट था और इंटरेस्टिंग भी है। प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है भाई। तो ध्यान से आप मेरी बात को समझिए। क्या है प्रतिरक्षा तंत्र, जानते हैं आप सभी? चलिए, तो कल जो मैंने आपको बात बताई थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात बताई थी, जिसको हम बोल के चलते हैं सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, यानी कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था भाई। कौन सा? एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या है। तो आपको समझ में आ गई होगी एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या है ना। चलिए, तो आज जो हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसको बोला जाता है टीकाकरण या सक्रिय प्रतिरक्षण। टीकाकरण या सक्रिय प्रतिरक्षण, है ना। टीकाकरण का मतलब मैं आपको बता दूं, अभी जो मैं बात कर रहा था ना सक्रिय प्रतिरक्षा की, एक्टिव इम्यूनिटी की, तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि यदि आप कोई एंटीबॉडी, किसी रोग कारक के खिलाफ एंटीबॉडी यदि मानव के शरीर में ही बनाएं, तो हम ऐसी प्रतिरक्षा को एक्टिव बोलते हैं, है ना। तो जो वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं, टीकाकरण की जो हम बात कर रहे हैं, वो एक प्रकार से सक्रिय प्रतिरक्षण ही तो है। अरे भाई, टीके वही हैं जो हम बचपन में लगवाते थे ना, टिटनेस का टीका वगैरह, है ना, खसरा, रूबेला, इनके लगवाए ना हमने, कुकर खांसी वगैरह के, ये सभी क्या है? टीकाकरण है। तो हम उसे क्या बोलते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षण भी बोलते हैं, ठीक है भाई। तो सुनिए, सबसे पहले मैं टीका की परिभाषा आपके सामने लिखूं तो देखिए, किसी भी रोग कारक को अनुग्र, निष्क्रिय या उसके टॉक्सिन को निष्क्रिय कर या उसके टॉक्सिन को शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाए, तो इसे टीका कहते हैं, तथा इस क्रिया को टीकाकरण कहते हैं। बात को जरा ध्यान से समझिए, टीकाकरण क्या है। जैसा कि मैं आपको कल भी बता चुका था। अच्छा, अनुग्र का क्या मतलब होता है? नॉन वीरुलेंट, यानी कि जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, है ना। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने एक बार आपसे जो बात की थी, किसके बारे में? निमोनिया जीवाणु, याद है आपको? हर्षे चेज वाला प्रयोग, ग्रिफिथ का प्रयोग, रूपांतरण प्रयोग, याद है क्या? ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, है ना, 11th क्लास में मैंने आपको बताया था। तो रूपांतरण प्रयोग में मैंने आपको बताया था कि भाई दो प्रकार की कॉलोनियों के जीवाणु होते हैं, जैसे एक चिकनी सतह वाला और एक खुरदरी सतह वाला।
ऐसे मैंने आपको बताए थे ना, जिसमें एक होता है उग्र और एक होता है अनुग्र। देखो सीधा सा मतलब है, कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो हमारे अंदर रोग नहीं फैलाते, है ना, और उसी के कॉलोनी वाले, या मैं कहूँ उसी के जैसे ऐसे भी जीवाणु हैं जो हमें रोग फैलाते हैं। जैसे वहाँ जीवाणु तो एक ही था, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, लेकिन एक की सतह खुरदरी थी और एक की चिकनी थी, तो उनकी संरचना में अंतर था केवल, बाकी प्रजाति सेम थी, जिनमें से एक हानि पहुंचाता था और एक नहीं पहुंचाता था, है ना। तो ऐसे उनको हम अनुग्र बोलते हैं, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, या उनको निष्क्रिय करके रोग कारक को, जैसे मैंने पोलियो वाली बताई थी, और या उसके टॉक्सिन को, टॉक्सिन मतलब कि उनके अंदर से कुछ रसायन निकले और वो रसायन क्या है, किसी दूसरे को मारने के काम आता है। मतलब कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, उनके अंदर से ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जो अदर जीवाणुओं की संख्या को मतलब या उनकी जीवन क्रिया को अफेक्ट डालते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं ना। तो ऐसे तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि यदि हम कोई अनुग्र रोग कारक या उसको निष्क्रिय करके या उसके टॉक्सिन को मानव शरीर के अंदर प्रवेश कराएं तो हम उसे टीका कहते हैं, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। भाई सिंपल सी बात है, टीका लगना क्या होता है, मतलब कि बस आपकी बॉडी के अंदर कोई निष्क्रिय रोग कारक को प्रवेश करा दिया, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में उसको देखकर एंटीबॉडी बन जाएंगी उसकी, बस उसी तो टीका बोलते हैं, है ना भाई। भाई एक ही बार तो लगता है, तभी तो सक्रिय प्रतिरक्षा बोल रहे हैं, और पोलियो वैक्सीन की तरह, ठीक है। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन भाई। अब बात आती है इसके टाइप्स की, प्रकार की। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, एक एक टाइप्स को हम पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे ज़्यादा। अच्छा टाइप से पहले एक बात और यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक वैज्ञानिक हैं एडवर्ड जेनर, इन्होंने सबसे पहले गोचेचक का, काउपॉक्स का एक टीका लगाया। सबसे पहले सर्वप्रथम जो टीका लगाया गया था वो एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने लगाया। एक बच्चा था जेम्स फिप्स, इस बच्चे में काउपॉक्स का टीका सबसे पहले लगाया एडवर्ड जेनर ने, इसलिए इनको हम फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोल के चलते हैं, यानी कि टीकाकरण का जनक बोल के चलते हैं। किसको? एडवर्ड जेनर को। समझ में आई बात, है ना। ये भी आपको याद रखना है कि सबसे पहला टीका किसका लगाया गया था? काउपॉक्स का। कौन से बच्चे में? जेम्स फिप्स में। और कौन से वैज्ञानिक ने? एडवर्ड जेनर ने। आपसे कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता ऐसे हिस्ट्री के क्वेश्चन, लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको याद भी रखना चाहिए कि टीकाकरण के जनक कौन है, तो वो हैं एडवर्ड जेनर। याद रह जाएगा आपको। चलिए अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो इसके टाइप्स में जो इम्पोर्टेंट हैं 2-3 टाइप्स, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल 5-10 मिनट का ये कंप्लीट होने वाला है। देखिए भाई, सबसे पहला टीका होता है जीवित टीके, है ना। समझना है आपको इसको, थ्योरी ज्यादा मायने नहीं रखती है, इसको समझना आपको ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, जीवित टीके में हम क्या करते हैं? जीवित टीके का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप एक ऐसा रोग कारक लेंगे, कोई भी बैक्टीरिया वायरस, जिसको आप नष्ट नहीं करेंगे, जीवित रखेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो ऐसा टीका जिसमें कोई जीवित रोग कारक हो, उसको हमने नष्ट नहीं किया है,
तो ऐसे टीके को हम जीवित टीका बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर यदि हम इसको नष्ट नहीं कर रहे हैं तो ये हमें रोग फैला देगा। इसमें हम क्या करते हैं मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए हमने पोलियो ही वायरस ले लिया। पोलियो वायरस को हम दो प्रकार से दवाई बनाते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, एक तो पोलियो वायरस की ड्रॉप आती है और एक पोलियो वायरस का इंजेक्शन आता है ना। दो मेथड होते हैं इसके। तो जो हम दवाई हम पीते हैं ना वो तो है जीवित टीका और इंजेक्शन जो लगाते हैं वो है मृत टीका, है ना। अभी मैं आपको अंतर समझा रहा हूं दोनों में। तो जीवित टीके में हम क्या करते हैं, देखिए ये पोलियो वायरस था तो हम इस पोलियो वायरस को क्या करते हैं, या तो ऊतक संवर्धन विधि में इसका संवर्धन कराते हैं या फिर एक मुर्गी का जो भ्रूण है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझना। हमने क्या किया कि ये जो पोलियो वायरस होता है यह केवल मनुष्य में अपना प्रभाव दिखाता है ना। मतलब मनुष्य के अंदर इसमें प्रतिकृति जो करता है हमें जो हार्म करता है वो ज़्यादा इसकी दर होती है, हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है पोलियो वायरस। तो हम क्या करते हैं कि इस पोलियो वायरस को हमने इस भ्रूण में प्रवेश करा दिया, मुर्गी के भ्रूण में, है ना। तो मुर्गी के भ्रूण में ये पोलियो वायरस क्या करता है, ग्रो नहीं हो पाएगा, संवर्धित नहीं हो पाएगा, है ना। अब हम क्या है, लगातार बहुत सारे भ्रूणों में इसको जब गुजारते हैं, मतलब इस मुर्गी जब बड़ी हो गई तो इसके अंदर से इसको निकाल लेंगे, फिर दूसरी भ्रूण में प्रवेश कराएंगे। तो इस प्रकार 2-3 पीढ़ी तक संवर्धित कराने पर क्या होता है कि यह वायरस अपनी जो इसके पास गुण था उसको ये भूल जाता है कि भाई मैं पोलियो रोग फैला सकता हूँ। इस क्षमता को ये भूल जाता है क्योंकि 2-3 पीढ़ी तक इसने ऐसा नहीं किया था, तो इसकी जो क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है, लेकिन रहता है जीवित। ठीक है, तो केवल बस अब इस वायरस को हम लेकर अपनी ड्रॉप में डाल देते हैं और हमारा जो टीका बनेगा वो कौन सा बनेगा, जीवित टीका बनेगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो ऐसे होते हैं जीवित टीके। तो रूबेला डिजीज है, खसरा है ना, ओरल पोलियो है, तो उसके जो टीके होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, जीवित टीके होते हैं। मोस्टली इसमें वायरस काम आता है। कौन सा वायरस होता है इसमें भाई, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको, जीवित टीके कैसे बनाए जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि या तो आप किसी भी रोग कारक मतलब विषाणु को ऊतक संवर्धन विधि से संवर्धित कराइए, मतलब उसकी पीढ़ियां तैयार कीजिए, या आप उसको मुर्गी के भ्रूण में 2-3 पीढ़ी तक संवर्धित कराओ। तो अब जो आपको वायरस प्राप्त होगा वो ऐसा वायरस होगा जिसमें प्रतिकृति करने का जो गुण है वो नष्ट हो जाता है ना, मतलब वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब इसको जैसे ही हमारे अंदर प्रवेश कराएंगे, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इसको पहचान कर इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा और इसको नष्ट करेगा। ऐसे होता है जीवित टीके। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है मृत टीके। क्या है भाई, मृत टीके। तो मृत टीके का भाई सीधा सा मतलब है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा रोग कारक होता है उसको हम रसायन से, जैसे फॉस्फोरन है, इससे क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं या मार देते हैं, है ना। अब निष्क्रिय किस प्रकार करते हैं मैं आपको बता दूं कि इनकी जो विभाजन करने की क्षमता होती है उसे तो हम नष्ट कर देते हैं, लेकिन इनका जो एंटीजन गुण होता है उसे हम बना कर रखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। मृत टीके हम कैसे बनाते हैं कि किसी का भी मृत टीका बनाना है, जैसे हमने पोलियो वायरस का ही बनाना है, पोलियो इंजेक्शन है या कुकर खांसी वगैरह है ना, तो उसमें हम पता है क्या करते हैं कि उस रोग कारक को लिया हमने, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो वायरस है,
तो उस बैक्टीरिया वायरस को क्या किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड है या फॉस्फोरिन है, ये रसायन है, इन रसायनों से हम इनको क्या कर देते हैं, निष्क्रिय। निष्क्रिय कैसे, कि इनके विभाजन करने की क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस या कोई भी रोग कारक हमें बीमार कब करता है, जब वो अपनी बहुत ज़्यादा फोटोकॉपी बना ले हमारे शरीर के अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं आप भाई, ये अपनी सेना तैयार करते हैं, इनका काम यही होता है। फर्स्ट केवल एक वायरस बैक्टीरिया प्रवेश करता है, लेकिन वो बॉडी के अंदर जाते ही क्या करेगा, अपनी पहले सेना तैयार करेगा। और सेना तैयार कब करते हैं, ये अपने डीएनए की कॉपी करके, मतलब विभाजन करके। तो यदि आप उसके विभाजन करने की क्षमता को नष्ट कर देंगे और एंटीजन गुण को बरकरार रखेंगे, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा, इसको एंटीजन की मदद से पहचान लेगा और इसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो ऐसे टीके जिसमें हम किसी भी रोग कारक को निष्क्रिय करके लगाते हैं, हम उन्हें मृत टीके बोलते हैं। तो देखो कितना सिंपल है भाई, समझ रहे आप मेरी बात को। हाँ, तो आपको मालूम हुआ कि जीवित टीके और मृत टीके में क्या अंतर है। बहुत सिंपल सी बात है, जीवित टीके का मतलब है जिसमें जीवित रोग कारक हो, और मृत टीका का मतलब जिसमें निष्क्रिय कारक हो। बस सिंपल है, ठीक है। तो ये दो हुए। अब ध्यान से समझना, थर्ड है, ये इंपॉर्टेंट सा है, थोड़ा आपको समझना है, आविष टीके। अच्छा, आविष को इंग्लिश में बोला जाता है टॉक्सिन। टॉक्सिन का मतलब है किसी भी रोग कारक के द्वारा स्रावित कोई रसायन, है ना, उसको हम टॉक्सिन बोलते हैं। अब ध्यान से मेरी बात समझिए, ये आविष टीके क्या होते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो जीवाणु द्वारा नहीं होती, सीधे ही जीवाणु द्वारा नहीं होती, बल्कि इनके द्वारा उत्पन्न टॉक्सिन से होती हैं। बात को जरा ध्यान से समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर बीमारी सीधे ही जीवाणु और विषाणु से नहीं होती, कुछ अलग तरीके से भी हो जाती हैं। देखो कैसे, मैं आपको एक समझा रहा हूं। एक एग्जाम्पल में जो हमारे सिलेबस में दिया उसको ले रहे हैं। एक क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नाम का एक होता है जीवाणु, है ना भाई। ये जीवाणु होता है जो रोग फैलाता है टेटनस। टेटनस के बारे में आप जानते हैं। तो टेटनस जो डिजीज है उसे कौन सा जीवाणु फैलाता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। लेकिन ये सीधा नहीं फैलाएगा। सीधे का मतलब क्या है कि इसने प्रवेश किया तो ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये केवल अपने अंदर से एक रसायन स्रावित करेगा। बात समझ रहे हैं। ये जो जीवाणु है यह एक रसायन स्रावित करता है जिसका नाम है टेटेनो स्पर्मेन। जीवाणु ने तो क्या किया, इसने तो बस बॉडी के अंदर जाकर एक टेटेनो स्पर्मेन नाम का रसायन स्रावित कर दिया। अब ये जो टेटेनो स्पर्मेन रसायन है ये हमारे अंदर जाकर टिटनेस रोग फैलाता है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, जो टिटनेस डिजीज है क्या वो सीधे डायरेक्ट ही इस जीवाणु के द्वारा हो रही है? नहीं, यह इस जीवाणु द्वारा ही उत्पन्न एक टॉक्सिन के कारण हो रही है। समझ रहे आप मेरी बात को। तो हमें ऐसी बीमारी से बचाने के लिए किस प्रकार के टीके चाहिए? टॉक्सिन ही टीके चाहिए। अर्थात एक बात मुझे बताओ कि आप ऐसा कोई भी, आप देखो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी है,
आप इसको निष्क्रिय कर लीजिए और आप टीका लगा दीजिए तो टिटनेस रोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी के खिलाफ एंटीबॉडी बने हैं आपके शरीर में, ना कि इसके खिलाफ। मेरी बात समझो आप, अंतर आपको समझ में आएगा। टेटेनी जीवाणु को निष्क्रिय करके आपने प्रवेश करा दिया तो मतलब ये मृत टीका बन गया, या आप इसको जीवित टीका भी बना दो, कैसे भी बना सकते हैं, हम दोनों प्रकार से बना सकते हैं ना। आपने इसको प्रवेश करा दिया तो आपके प्रतिरक्षा तंत्र ने तो इसके खिलाफ वो बनाए हैं क्या, एंटीबॉडी, है ना। अब मान लीजिए इसने प्रवेश किया तो ऐसा तो है नहीं कि इसको ये तुरंत नष्ट कर दे, तो ये क्या करेगा, ये तो प्रवेश करते ही सबसे पहले किसका श्रावण करेगा, टेटेनोस्पर्मिन का। अब इसको मारने के लिए आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको मारने के लिए है, तो आपके एंटीबॉडी ने इसको तो मार दिया, लेकिन इसने तो तुरंत ही इसका श्रावण कर दिया था, तो टिटनेस तो आपके फिर भी होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें केवल इन टॉक्सिन के खिलाफ ही एक किसी अदर बैक्टीरिया का टॉक्सिन लेना है जो इसको नष्ट, इसके प्रभाव को नष्ट करे। तो ऐसे टीके जिनमें हम टॉक्सिन का इस्तेमाल करें तो उन्हें हम कौन से टीके बोलेंगे, टॉक्सिन टीके बोलेंगे, आविष टीके बोलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, देखो समझ रहे हैं। तो ये आविष टीका है, आप थ्योरी पढ़ेंगे ना पीडीएफ में तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो डिजीज की मैं बात करूं तो डिप्थीरिया है डिप्थीरिया डिजीज है और टिटनेस डिजीज है। इनके जो टीके होते हैं वो कैसे होते हैं, आविष टीके होते हैं भाई, है ना। तो मोस्टली आपको जो तीन हैं ये तीन टीके याद करने हैं। अब जो एक संयुग्मी टीका है, एक पुनर्युगज टीका है, हाँ एक रिकॉम्बिनेंट टीके में ना आप याद कर लेना कि हेपेटाइटिस बी, जिसको यकृत सूत बी डिजीज बोलते हैं। अभी जो हम 40वां चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इस डिजीज के बारे में बात भी करेंगे। तो हेपेटाइटिस बी का जो टीका होता है वो एक प्रकार से रिकॉम्बिनेंट टीका होता है, जिसको हम जैव अभियांत्रिकी विधि से बनाते हैं। जो हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी थी ना, जैव अभियांत्रिकी विधि, उस विधि के द्वारा जो हम टीका तैयार करते हैं वो किसका कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बी का। तो ये आपको जरूर और याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो क्या है, फिनिश है। तो चैप्टर नंबर 39 आज आपका कंप्लीट है भाई, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर था हमारे एग्जाम के लिए और हमारी नॉलेज के लिए, ठीक है। तो आप इसमें हर चीज़ को देखना कि क्या इम्यूनिटी होती है, क्या उसके बैरियर होते हैं, कितने प्रकार की होती है, जैसे इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट में कौन कौन से बैरियर आते हैं, किस प्रकार वो अपना काम करते हैं, है ना। एक्वायर्ड में एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी क्या है, उसके एग्जाम्पल, टीकाकरण क्या है, और कुछ टीकों के जो एग्जाम्पल्स या टाइप्स हैं वो हमें देख के चलने हैं। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा चैप्टर 39 है और बड़ी दुख भरी खबर आती ही जा रही है ना। सुबह अखबार पढ़ा, दिमाग खराब हो गया, है ना भाई। 30 नवंबर तक तो बंद ही हो गए, है ना। चलो कोई बात नहीं, तो अपना सिलेबस तो अब हो ही जाएगा भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हो ही गया, ये मानो 50-60% सिलेबस कम होगा, लगभग 50% तो होना ही होना है। 40% भी मान के चले तो यार बहुत चैप्टर हटेंगे आपके, है ना। बहुत टॉपिक जो हैं वो आपके रिमूव होंगे, समझ रहे आप मेरी बात को। हाँ, तो वैसे तो अपने एक्स्ट्रा ही चल रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब मेहनत तो हो ही गई, है ना। चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 39। अब कल बात करेंगे, डिसाइड करूंगा मैं कौन सा चैप्टर कल स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बाकी बातें करेंगे